Hey everyone, I hope you all are doing well. In this video हम ये सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये दिखा था कि आप किस तरह से वॉकिंग वाली एनिमेशन ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इन दिस वीडियो हम ये सीखेंगे कि आप बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में किस तरह से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारी लास्ट वीडियो है एनिमेशन की। उसके बाद हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, जैसे कि ब्लड कॉन्सेप्ट हो गया, कोलिजन कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो भी हम लोग कोड करते जा रहे हैं, जैसे कि अब तक हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से वॉकिंग वाली एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो कोड है मैं अपने गिटअप पे पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से कोड देख सकते हैं। मैंने हर कोड वीडियो के हिसाब से यहाँ पे डाल रखा है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कोड को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में कोड रखा हुआ है सारा का सारा। सो दिस इज़ आवर कोड। टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू अक्वायर ए विंडो यूजिंग रेंडर विंडो क्लास। देन हमने सीखा कि आप किस तरह से अपनी जो है इमेज को इंपोर्ट करा सकते हैं फ्रॉम योर फाइल्स टू योर प्रोग्राम यूजिंग टेक्सचर प्लस स्प्राइट। ये दोनों जब भी आपको इंपोर्ट करानी होगी कोई भी इमेज, तो आपने इन दोनों क्लासेस का यूज़ करना है, टेक्सचर प्लस स्प्राइट। देन हमने देखा था कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज थी, हमने बैकग्राउंड इमेज सेट की थी जो कि आउट ऑफ द बाउंड्रीज थी। उस इमेज को विद इन दी बाउंड्रीज करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की। देन हमने एनिमेशन ऐड की थी। सबसे पहले जो हमने एनिमेशन ऐड की थी वो इनहेलेशन की एनिमेशन थी। देन हमने ये कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की थी उस टाइम पे। देन हमने देखा था कि किस तरह से आप वॉकिंग वाली एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। और देन हमने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था कि अगर राइट एरो की प्रेस की जाए और कितने टाइम बाद एक जो हमारे पास फ्रेम चेंज हो। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब तक की जो हमारी रिज़ल्ट है वो कुछ यूँ है। हमारा जो कैरेक्टर है वो इनहेल कर सकता है। देन इट कैन आल्सो मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट इट कैन नॉट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे आप दोनों तरफ किस तरह से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट है यहीं पे काम करूँगा सारा का सारा। अगेन हमने वही वाला काम किया है कि हमने अगर बैकग्राउंड वाली इमेज हमने बैकवर्ड वाली अगर एनिमेशन हमने ऐड करनी है, तो हमने सबसे पहले तो एक 6 फ्रेम्स का एक एरे बना दिया। देन हमने यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स लिखा है कि सबसे पहले तो जो हमारे पास टेक्सचर है उसको हमारे पास प्रोग्राम में ऐड कराओ। तो इस लाइन का यही मतलब है कि जो हमारी पिक्चर है, यहाँ पे हमारे पास जो स्प्राइट शीट है हमारे पास, तो सेट टेक्सचर का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो स्प्राइट शीट है इसको प्रोग्राम में इंक्लूड कराओ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में इंक्लूड कराने के बाद इस लाइन का ये मतलब है कि हमने स्प्राइट शीट पूरी में से सिर्फ़ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक इमेज चाहिए। अगर हमने ये वाली इमेज चाहिए या फिर कोई भी इमेज चाहिए, उसके लिए हम लोग ये वाली लाइन लिखते हैं। अब मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखने वाला हूँ जिनको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा।
सो अब हमारे पास ये सारा का सारा कोड आ चुका है और यहाँ पे मैंने कुछ मतलब कोड लिखा है जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस कोड का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमने ये काम किया, तो सबसे पहले इस कोड में हमने ये काम किया कि एक डायरेक्शन का एक वेरिएबल बनाया। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, इसको मैं बाद में ओपन कर लूँगा। लेकिन आपने देख लिया कि ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इन्हेलेशन के लिए मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगाया, तो इसलिए इनहेल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। तो सबसे पहले कोड में मैंने ये काम किया है कि मैंने एक डायरेक्शन का एक वेरिएबल बनाया। ये डायरेक्शन का सिर्फ ये बताता है कि किस डायरेक्शन में एनिमेशन शो करानी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये काम किया कि जब भी हमारे पास कोई भी यूज़र हमारा वो राइट एरो की प्रेस करे तो डायरेक्शन को ट्रू कर दो, और जब लेफ़्ट को प्रेस करे तो उसको फॉल्स कर दो। अब ये ट्रू और फॉल्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। किस तरह डायरेक्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो हमारे पास अगर राइट एरो की प्रेस की जाए तो हमारे पास या फिर लेफ़्ट एरो की प्रेस की जाए, दोनों में चलना चाहिए प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई कि जो ईच फ्रेम है वो कितने टाइम बाद चलना चाहिए। मतलब जो हमारे पास स्प्राइट शीट है, अगर मेरे पास ये सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास अगर ये मैंने एनिमेशन ऐड की हुई है अपने प्रोग्राम में, तो अगर ये सारी की सारी 6 फ्रेम्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फ्रेम है, तो पर फ्रेम कितने टाइम बाद शो होना चाहिए। स्मूथ हमारे पास एनिमेशन के लिए हम लोग ये टाइम का कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये काम किया कि हमने ये बताया कि अगर डायरेक्शन हमारे पास ट्रू है, ये बेसिकली हमारे पास टर्नरी कंडीशन है। इसको हम लोग इफ़ और एल्स की कंडीशन में भी लिख सकते हैं। जिस तरह कि अगर मैं इसको अगर इफ़ और एल्स में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ कुछ। इफ़ हमारे पास डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या चलना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए। अगर ये वाला काम ना हो तो एल्स में क्या चलना चाहिए हमारे पास, एल्स में हमारे पास ये चलना चाहिए। जब भी हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है तो हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। हम लोग इस पूरे के पूरे कोड को सिर्फ और सिर्फ विद इन सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जो कि ये है। इसको हम टर्नरी कंडीशन की ये लिखूँ या फिर ये लिखूँ, दोनों बात सेम है। तो मैं सिंगल स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये काम किया, तो दूसरी बार मैंने ये काम किया कि अगर हमारे पास बंदा बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बैकवर्ड का फ्रेम चलना चाहिए ना, तो इस वजह से यहाँ पे लेफ़्ट इंडेक्स हमारे पास ये बता रहा है कि अब हमारे पास जो फ्रेम चलने वाला है ना वो ये चलने वाला है। अगर हमारे पास लेफ़्ट एरो की प्रेस की जाए तो ये वाली चलेगा। तो ये भी 6 फ्रेम्स है हमारे पास, तो ये भी 6 टाइम चलेगा। जब भी 6 तक पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो दोबारा से अगर आगे जाने की कोशिश करेगा, तो मैंने यहाँ पे 6 को यहाँ पे डिवाइड करा दिया है। उसके बाद यहाँ तक मैंने डिफ़ाइन करा दिया कि मॉडुलो 6 डिवाइड कराने के बाद मेरे पास दोबारा से 0 आ जाएगा लेफ़्ट इंडेक्स में, एंड दोबारा से हमारे पास ये जो है ना 1 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से हमारे पास जो सारी की सारी एनिमेशन है वो शो कराता जाएगा। यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर दोबारा यहाँ से चलेगा। तो ये वाली कंडीशन ये बताती है हमें। देन हमारे पास मैंने यहाँ पे लगाया कि अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू हो, तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कैरेक्टर हमारा मूव कर रहा है, तो पोजीशन की एक्स में ऐड करा दो 10 पिक्सल ऐड करा दो। तो अगर बंदा हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, इसका मतलब कि वो यूज़र ने हमारे पास लेफ़्ट की प्रेस की है, तो ये डायरेक्शन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी, जो कि ये बताता है कि जहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है उसके से अपोजिट डायरेक्शन में 10 माइनस करा दो। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो ये है कि हम लोग किस तरह से दोनों डायरेक्शन में हम लोग मूव करा सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे काम किया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम किया है कि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने 6 एरे ले लिया। देन मैंने यहाँ पे टेक्सचर उसमें कॉपी करा दिया। ये काम तो आपने करना ही है जब भी आपने स्प्रेडशीट के साथ खेलना है।
तो ये काम करना है। देन लेफ़्ट इंडेक्स, हर किसी के लिए अलग अलग इंडेक्स चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं हम आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ दोबारा से। एज यू कैन सी हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे बात एक और भी है कि आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मतलब जब बंदा हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है वो जब मूव कर रहा है तो कुछ मतलब कि रेक्टेंगल के पीछे भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पता है आपको क्या है? अब ये एक अलग से टॉपिक है, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप वो वीडियो मतलब कि देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि देखो, यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस जो है ना वो सेम साइज़ की नहीं है। अगर यहाँ पे मेरा बंदा ये है तो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये तो हमारे पास 40x40 का रेक्टेंगल नहीं होगा ना। रेक्टेंगल 40x40 का नहीं है। तो आप हर बार तो रेक्टेंगल की साइज़ चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं जिसका नाम है लिब्रे स्प्राइट, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग किस तरह से जो डिफरेंट साइज़ की हमारे पास फ्रेम्स होते हैं उनको हम लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं, देन अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और एक बात कि जो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं वो किस तरह से मैंने यूज़ किए हैं अपने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी स्प्राइट शीट पे चले जाते हैं यहाँ पे और इसको ओपन विद पेंट करते हैं। अब हमारे पास हमारी स्प्राइट शीट पेंट में आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे एक चीज़ कॉपी करा लेता हूँ। जो हमारे पास ये हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। तो हमारे पास हमने जो एनिमेशन यूज़ की है वो ये वाली एनिमेशन है, ये वाली एनिमेशन है। यहाँ पे एज यू कैन सी ये हमारे पास ये वाली एनिमेशन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो ऊपर चले गए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 308, देन 1160, देन 40x40। तो हमारे पास यही है ना, हमारे सारे के सारे 308, 40, 1160, 40x40, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनिमेशन यूज़ किया, तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से लिए, किस तरह लिए? तो सबसे पहले तो आप ये यहाँ पे नोट करें कि हमारे हमारे पास जो स्प्राइट शीट है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरा कर्सर अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो हमारे पास जो यहाँ पे पोजीशन में बता रहा है, पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे आप अगर नोट नोट पोजीशन आ रही होगी, तो कॉमा से जो पहले वाली पोजीशन होगी वो एक्स एक्सिस में है, मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस है। और जो कॉमा के बाद हमारे पास आ रही है वो हमारे पास वाई एक्सिस है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन है हमारे पास। और जो हमारे पास ये जो चीज़ बता रहा है ये रेक्टेंगल की साइज़ है हमारी, ठीक है। तो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मुझे ये वाली एक जो है ना फ्रेम निकालना है पूरी स्प्रेडशीट में से, तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ तक मुझे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी जो पोजीशन बता रहा है 308 बता रहा है यहाँ तक, ओके। तो और वाई में मेरी डायरेक्शन क्या बता रहा है, वाई में मैं थोड़ा ऊपर चला जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे रेक्टेंगल की साइज़ ऑलमोस्ट आ रही है कोई 40x40 की। ओके, यहाँ पे अगर जूम करेंगे तो मेरे रेक्टेंगल की जो साइज़ आ रही है वो 40x40 की है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं वो भी यही बताते हैं हमें। कोऑर्डिनेट्स हमें ये बताते हैं कि 308 का क्या मतलब है कि 308 मतलब जो हमारे स्प्राइट शीट है वहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक 308, देन 1160 मतलब कि हमारी स्प्राइट शीट में ऊपर से लेके यहाँ तक जो वाई एक्सिस में हमारे पास 1160 पिक्सल नीचे आ पाए हैं। और 40x40 में ये बता रहा है जितना हमने हिस्सा जो है ना एक्सट्रेक्ट करना है, तो हमने 40x40 एक्सट्रेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास अगर मैं इस रेक्टेंगल को ले जाऊं तो देखिए हमारे पास पूरा पूरा एक पूरा का पूरा जो है ना फ्रेम आ चुका है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग एक फ्रेम को निकालते हैं, देन दूसरे को निकालते हैं, देन तीसरे को। इस तरह से हम लोग सारा का सारा काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।